हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के साइंस के गति नामक चैप्टर को। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पढ़ लीजिए। और बच्चों, यदि इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेके आए हैं। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। यदि ये सब पढ़ लेते हैं तो गति चैप्टर का हमको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। अगर मान लीजिए केंद्र है, मेरी बात समझिएगा, ये व्यक्ति ए पॉइंट से चला है और ए पॉइंट से होते हुए या बी वापस ए पॉइंट पे आ गया है। यहाँ से स्टार्ट किया चलना, वापस इस पॉइंट पे आ गया है। तो इसका यह मतलब हो गया है, ये जिस बिंदु पे चला है उसी बिंदु पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में बेटा? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करे, पथ पर गति करता है। तो एक चक्कर, अगर कोई पथ पर गति करता है तो एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने पर वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, वह एक चक्कर पूरा करने पर पुनः उसी बिंदु पर आ जाएगा, पुनः उसी बिंदु ए पर आ जाएगा। इसलिए इसका विस्थापन शून्य होगा। इसलिए इसका विस्थापन शून्य होगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक किसान है वर्गाकार, उसकी भुजा मान ले रहे हैं A, B, C और D। ये वर्गाकार किसान के खेत का भुजा है। पहले किसान इधर जाएगा 10 मीटर, क्योंकि उसकी भुजा 10 मीटर है। फिर इधर जाएगा 10 मीटर, फिर इधर जाएगा 10 मीटर, फिर इधर जाएगा 10 मीटर। तो यह एक चक्कर लगा पाएगा। जब एक चक्कर लगाने मतलब ये ए पॉइंट से चलता हुआ, घूमता हुआ, ऐसे जाता हुआ यहाँ हो जाएगा, तो एक चक्कर इसका हो जाएगा। मेरी पहले बात समझिएगा बहुत ध्यान से। जब एक चक्कर इसका हो गया, अब कह रहा है ये एक चक्कर कितने समय में लगाता है? मेरी बात समझिएगा, एक चक्कर लगाने में लगा समय, अब एक चक्कर लगाने में लगा समय को हम लिख सकते हैं T1। भाई T1 एक चक्कर का, बोलो T1 बराबर कितना लगा? 40 सेकेंड। मेरी बात समझिएगा यहाँ पर। अब इसी के बाद हम लिखें N चक्कर लगाने में लगा समय। अब देखिए बेटा, N चक्कर लगाने में लगा समय, इसका मतलब Tn हो गया। इसमें कितना है सवाल में देखो ऊपर, 2 मिनट 20 सेकेंड। बेटा 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड है। अब ऐसे समझो, 2 मिनट Tn, 2 मिनट में 120 होता है, प्लस 22 सेकेंड होगा ना, तो कितना हो गया? 140 सेकेंड हुआ। ये मेरी बात समझिएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे चक्रों की संख्या। क्या निकालेंगे बच्चों? चक्रों की संख्या। आइए देखते हैं चक्रों की संख्या कैसे निकलेगा। पहले इसको देखेंगे ना।
सुनो, चक्करों की संख्या, तो ऐसे निकालना बेटा, n मान लेना इसको, n बराबर Tn/T1, मतलब n चक्कर लगाने में लगा समय और 1 चक्कर लगाने में लगा समय। n चक्कर लगाने में लगा समय 140 है और n चक्कर लगाने में लगा समय 40 है। 0 0 कट गया, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, भाग देंगे 3.5 आया। कितना चक्कर लगा भाई, 7 में 2 का भाग तो 3.5 आएगा। भाग दे के दिखा दे, ये लो 2 तिहाई 6, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 आया, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कैंसिल। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसका मतलब देखो 3 चक्कर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 चक्कर लगाने में इसका विस्थापन 0 होगा। पहला चक्कर में वहीं जाएगा जहाँ चला है, विस्थापन 0, दूसरे चक्कर में 0, तीसरे चक्कर में 0, लेकिन जब तीसरा चक्कर कंप्लीट, जब चौथा लगाएगा, चौथा लगाने के बाद किसान इस जगह से इस जगह पर होगा। अब ना तीसरे चक्कर में किसान यहाँ से लेके यहाँ होगा। तीसरे चक्कर के बाद जब चौथा लगाएगा लेकिन आधा ही लगा पाएगा। देखो 0.5 है, पूरा नहीं है। 4 होता तो पूरा लगा देता, 4 चक्कर में तो विस्थापन 0 हो जाता, लेकिन अब 0 नहीं होगा, ये दूरी होगी। अब इसका विस्थापन क्या होगा, मेरी बात समझिए। अब विस्थापन होगा बराबर AC होगा। अब AC कैसे निकलेगा, आइए लगाते हैं। AC कैसे निकलेगा, देखो बेटा, AC निकालने के लिए त्रिभुज ABC में, जो कि समकोण त्रिभुज में समकोण है, क्या है, समकोण है, में समकोण है, क्या है, ये त्रिभुज समकोण है, B समकोण है लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये लगा सकते हैं, तो इसमें जो कोण है वो B समकोण है बेटा। कोण क्या है, B यहाँ पर समकोण 90 का कोण बन रहा है। वर्ग की भुजा प्रत्येक 90 कोण बनाती है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या बेटा, पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए कर्ण कितना होगा इसका, मेरी बात समझिएगा। कर्ण पता नहीं है, लंब मान ले 10, 10 का स्क्वायर, आधार में ले 10, 10 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, इस 10 का स्क्वायर 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, के स्क्वायर बराबर 200 आएगा भाई, 100 100 200। अब के बराबर आएगा रूट में 200। अब ये बाहर कैसे आएगा बताओ, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 2, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। तो ये कर्ण आ गया। तो AC कितना आ गया, कर्ण जो हमारा AC है, यही कर्ण ही हमारा AC है। देख लो कर्ण जो है वो AC है। अब मेरी बात समझिएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण हमारा AC है। तो AC का मान कितना आ गया, 10√2 मीटर हमारा विस्थापन आ गया। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सा सही है, या शून्य नहीं हो सकता, या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। अब यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, अब इसमें कह रहा है विस्थापन के लिए निम्न में कौन सा सही है, या शून्य नहीं हो सकता। गलत बात है, विस्थापन शून्य होता है। तो क्या लिखोगे, विस्थापन शून्य होता है, तो A नंबर में यह लिखोगे, क्या लिखोगे, विस्थापन शून्य होता है। ठीक बेटा, विस्थापन शून्य होता है, विस्थापन शून्य होता है। इसलिए जो A नंबर आपका ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि उसमें कह रहा नहीं होता है, गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि शून्य होता है और क्वेश्चन में कह रहा नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है B नंबर में, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी से अधिक होता है। नहीं 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 बेटा, इसका परिमाण हम सही लिख रहे हैं ना, उसमें गलत लिखा है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर व कम होता है, बराबर व कम होता है, अधिक नहीं होता है। इस वजह से बेटा आपका B नंबर भी गलत हो गया। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो गलत है, ये सही है बेटा, जो प्रश्न में लिखा वो गलत है। समझ में आया बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
ठीक बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी के बराबर व कम होता है। बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन, चाल तथा वेग में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, चाल लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम लिखेंगे वेग। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे। चलिए बच्चों, चाल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है, और वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, पहले पॉइंट में डिफिनेशन लिखनी है दोनों को। एकांक, देखिए बेटा, एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं। पहले में ये हो गया। इसमें लिखा है एकांक समय अंतराल लिख दो, या समय में हुए विस्थापन को क्या बेटा, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरा नंबर देखिए बेटा, एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब अगला क्या है बेटा, यह अदिश राशि है, ठीक, यह सदिश राशि है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए, यह शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है, या लिखोगे यह शून्य हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथा पॉइंट ये है बच्चों कि देखिए, चाल जो है वेग से अधिक हो सकता है ना, चाल वेग से अधिक व बराबर होता है, हो सकता है। इसमें क्या लिखोगे बेटा, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझिए बेटा, वेग चाल से कम व बराबर होता है, हो सकता है, ठीक, ये घटना है। तो बच्चों इतना हो गया है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए बेटा, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत पड़ता है, सारा काम धंधा बंद करने के बाद आपको मैं इतने अच्छे नोट्स को प्रोवाइड करता हूँ, तो आपका भी तो फर्ज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, ताकि हमारी भी अब मदद मिले और आपका भी हेल्प हो जाए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, चाल व वेग में अंतर बताइए। बच्चों यदि आपने इसके थ्योरी वाले वीडियो को पढ़ा होगा तो उसमें विस्थापन या चाल व उसमें अंतर बताया गया है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं चाल और विस्थापन में अंतर क्या है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। पांचवा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। देखिए बच्चों, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण एक समान हो जाए तब उसका औसत वेग और औसत चाल बराबर हो जाएगा। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए मेरी पहले बात समझिएगा, कोई एक वस्तु है, वह ए पॉइंट से चलता हुआ कहाँ चला गया, बी पॉइंट में चला गया।
अब इसका, अब देखिए बेटा इसने कितनी दूरी तय की, मान ली इसने 4 मीटर तय की। अब बताइए इसका दूरी कितना है, दूरी है 4 मीटर, और विस्थापन कितना है, विस्थापन भी है 4 मीटर। अब मान लो समय कितना लगा, समय लगा 2 सेकेंड, मान लो ए से बी तक जाने में लगा 2 समय। अब अगर इसका हम औसत चाल और वेग निकालें, पहले औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन होता है, कुल लगाया नहीं जाता, लेकिन लिख लो, कुल विस्थापन बटे कुल समय। वैसे ये न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है बेटा, न्यूनतम दूरी, ठीक है, कुल समय। अब देखिए बेटा कुल विस्थापन 4 है भाई, 4 मीटर है ना, कुल समय कितना है, 2 है, भाग दे दिया तो 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका औसत वेग। क्या आ गया, औसत वेग। अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं औसत चाल, औसत चाल। अब देखिए यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बताइए बेटा कुल दूरी कितना है 4 मीटर, कुल समय कितना है 2 सेकेंड, भाग दो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों बराबर आया कि नहीं बराबर आया। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन दोनों इसी में पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर सहित। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, ऑडोमीटर वाहन में वाहनों की चाल और चली गई दूरी को मापता है। और जब ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है बेटा, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। एक समान गति में चलती हुई वस्तु का पथ एक रेखीय दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लो। कह रहा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। बच्चों अब आइए हम समझते हैं, दूरी निकालना है तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया इस क्वेश्चन में, ये समझते हैं। हमें दिया है समय, समय दिया है टी, कितना दिया है 5 मिनट। अब 5 मिनट में कितना सेकंड होता है, 7 से गुणा कर दो आ जाएगा सेकंड, 5 छक 30, एक जीरो लगा दो, 300 सेकंड हो गया, समय मिल गया। अब देखिए हमें दूरी निकालनी है, हमें दूरी जो है डी मान ले रही है, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। और देखिए बेटा सिग्नल का जो, देखो सिग्नल है ना, सिग्नल का चाल याद कर लो, सिग्नल की चाल, सिग्नल की जो चाल होती है उसे हम लोग सी मान सकते हैं। लाइट की स्पीड से गति करती है ना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सिग्नल की चाल हो गई। अब आपको दूरी का फार्मूला पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब बताइए चाल कितना इसका, चाल दिया है, ओहो चाल ये है 3 × 10⁸, समय दिया है 300। अब इनका गुणा करेंगे बच्चों, आइए गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 × 10⁻, 2 जीरो जो है इसमें चला जाएगा। अब देखिए बेटा 3 त्रिका 9 हो गया, और 2 जीरो को इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको मतलब 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 100, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और जब 3 × 100 लिख दूंगा तो इसको 3 × 10⁻² तो लिख सकता हूँ ऐसे, तो वही मतलब 3 त्रिका 9 हो गया, 10⁻², इसमें जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। जैसे 10⁻8 है, गुणे 10⁻2 जब जोड़ेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये आ गया। अब ये दूरी किस में नापेंगे, मीटर में। अगर इसे किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग दोगे, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, 3 जीरो कम हो जाएगा, तो 10⁻7 किलोमीटर आएगा। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और भाग देने से 3 जीरो कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए हम भाग देकर भी दिखाते हैं, जैसे 10⁻10 है, अब 1000 से भाग देंगे भाई, 1000 को मैं से नहीं, 10⁻3 है ना,
इसे हम 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं मीटर। भाई 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। जब भाग दोगे तो 10 की पावर 10 माइनस 3 होगा, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा ऑलरेडी। समझ में आया बेटा? ये सब रफ काम है, ये सब क्या है, रफ वर्क है, जो हम आपको समझाने के लिए करते हैं। वीडियो को रोक कर नोट करो पहले। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। चलिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ें। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, वह असमान त्वरण से गति में है। अब यहाँ समझिए बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक वह एक समान त्वरण से गति में है और दूसरा वह असमान त्वरण से गति में है। तो पहले का जो आंसर है वो है, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय समय के छोटे छोटे अंतरालों के लिए भी हमेशा समान होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। समझ में आया बेटा? इसका मतलब वेग परिवर्तन के दर में जो समय होता है, हर समय के लिए उसका वेग अगर समान होता है तो एक समान त्वरण होगा। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर समान होता है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है, यदि गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के अलग अलग विभिन्न अंतरालों में अलग अलग होता है तो उत्पन्न त्वरण असमान होगा। अगर उसके वेग में परिवर्तन का जो मान है वो हर समय अलग अलग वेग में अंतर आ रहा है तो इसका मतलब यह असमान त्वरण होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है, एक बस की गति 5 में से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मेरी पहले बात समझिएगा। बात हम इसलिए कह रहे हैं समझने के लिए क्योंकि बात समझेंगे तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब समझिए बेटा, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस की जो गति थी 5, देखिए बेटा क्वेश्चन समझिएगा, बस की गति 5 में से 80 किलोमीटर से घटकर, तो बच्चों क्वेश्चन में एक बस की गति 5 सेकंड समय दिया है। 5 सेकंड जो से लिखा है वो सेकंड है, समझना, 5 सेकंड है। ठीक है, अब इसकी जो गति है पहले कितनी थी, प्रारंभिक वेग था 80 किलोमीटर प्रति आवर से घटकर कितना हो गया है, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया बेटा। कितना हो गया है, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो बस का त्वरण बताइए, क्या बताना है, ए बताना है। ए क्या होता है, त्वरण। अब मेरी बात समझिएगा, इसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। ये क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग, और ये क्या है हमारा, अंतिम वेग। 2 वेग होता है ना, यह प्रारंभिक वेग हो गया या अंतिम वेग हो गया। अब समझिए बेटा, पहले इसको किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। ये कैसे बदलेंगे, देखो, 80 है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मेरी बात याद रखना बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। आप निकाल सकते हैं 60 गुणे 60 करके। अब बताओ, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया। मेरी बात समझिएगा, अब यू बराबर आया, गुणा करोगे 80 दाम 800 बटे 36। अब 8 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 नवैया 36। तब अब यू का मान कितना आ गया, 200 बटे 9 मीटर पर सेकेंड। भाई 4 दूनी 8 और 4 नवैया 36 ही आ गया। लेकिन अगर हम अंतिम वेग निकालें तो 60 गुणे 1000, 1000 का 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। अब बताइए, 0 0 काटा। अब मेरी बात समझिएगा, गुणा करोगे तो 600 बटे 36, फिर काट दो, तुम्हारे हाथ में है, काटो। 6 छंग 36, 6 कम 6, 2 जीरो लगा दो, फिर कटेगा भाई। किससे कटेगा, अब कटेगा 2 से। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 जीरो लगा दो, तो आंसर आ गया 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। ये किसका मान है बेटा, v का मान आया है। अब ये किसका मान है, u का मान ये है और v का मान ये है। अब हमें निकालना है त्वरण।
त्वरण का फार्मूला बताइए बच्चों, आप जानते होंगे त्वरण का फार्मूला। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल? बहुत ध्यान से देखना। जो वेग होता है, वेग परिवर्तन मतलब वी, देखिए बेटा अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाते हैं हम। क्या करते हैं? अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाते हैं, और बटे समय अंतराल होता है ना। मेरी बात समझ जाना। अब आइए सॉल्व करते हैं, ऐसे ही आगे सॉल्व। चलिए आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर देखेंगे। वी का मान कितना है बेटा? 50/3 माइनस यू का मान कितना है? 200/9, ये मान इसका। अब क्या करेंगे बेटा? अब इनका एलसीएम लेंगे। अब बटे समय कितना दिया है? 5। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले रहे पहले, इसको छोड़ो। एलसीएम ले रहे बेटा, बताना। एलसीएम 9 आएगा, 9। अब इसका भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 9 आया। 3 का जब देखिए इस 9 का इस 3 का 9 में भाग दो, 3 आएगा। 3 का गुणा करो, 3 पचे 15, 150 आ जाएगा। माइनस अब 9 का भाग 9 में देखो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करोगे 200 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना? समझ में? इसका इधर गुणा कर देना, इसका इधर गुणा कर देना, सिंपल सा फंडा। इसका इधर गुणा कर देना, इसका इधर कर देना, इसका इसमें कर देना, वहाँ 27 लिख देना। तब यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं फिर समझो। इसमें क्या करेंगे बेटा? हम पहले इसका भाग इसमें दो, जो गुणा आता है उसमें गुणा करोगे, फिर इसका भाग इसमें दोगे, 2 आएगा इसमें गुणा करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर नीचे 5 है ही है। अब नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। आइए करते हैं। देखो एक का देखो, पहले घटाओ इसको, तो -50 आएगा भाई। 200 में जाएगा -50 आएगा, और 5 9 45 हो जाएगा। इधर कितना जाएगा? 45। अब ये कट रहा 5 से, 5 दहाम 50, 5 9 45, कितना आ गया? अब इसको भाग देंगे, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में इसका मतलब मंदक हो रहा है, घट रहा है। अब बेटा इसी को हम मंदक क्या बोलेंगे? मंदन बोलेंगे, मंदन, क्योंकि माइनस में तो यही त्वरण है, यही हमारा ए है बेटा। त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो ये हमारा ए आ गया। समझ में आया बेटा कैसे करना? पहले ये करना है, फिर ये सॉल्व कर लेना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर घंटा की चाल से प्राप्त करती है। इसका त्वरण बताना बच्चों। अब मेरी बात समझिएगा, एक समान त्वरण के साथ चलती है, समय दिया है। समय कितना दिया है बेटा? समय दिया है 10 मिनट। अब आपको पता है मिनट को सेकंड में बदला जाता है, तो 60 से गुणा किया जाता है। गुणा करने पे आ जाएगा 600 सेकेंड। 60 धाम 600 सेकेंड। और सुनो इसके बाद, अब देखिए बेटा प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभ करती है ना, तो u क्या होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा? प्रारंभ करती है, प्रारंभ होता है, और जिस बिंदु से प्रारंभ होगा वहाँ पर भी 0 होगा। अब अंतिम वेग कितना दिया बच्चों? 40 मीटर प्रति 40 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। चाल प्राप्त कर लेती है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण पूछ रहा है बच्चों। अब पहले मेरी बात समझिए आप, पहले इस वेग को चेंज करो भाई, पहले चेंज करो, तुरंत चेंज करो। किसमें? मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदल गया। इसी को सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब 4 से काटेंगे, 4 दहाम 40, 4 9 36। अब वी का मान कितना आ गया बच्चों? अब देखिए 10 दहाम 100, 100/9 आया है मीटर पर सेकंड वी का मान। ठीक। अब त्वरण का फार्मूला बताइए पहले आप। इसका फार्मूला त्वरण का, देखिए त्वरण का फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा दे रहे, A = V - U/T। या तो गति का प्रथम समीकरण भी लगा सकते हैं, या तो ऐसे करो, हम बता दे रहे हैं। V का मान कितना है? 100/9 माइनस U का मान 0/T। T कितना दिया है? 600, और नीचे 1 मान लेंगे। अब देखो 0 छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। मेरी बात समझिएगा, जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 रहेगा। जब हम 600 को गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 9 54, 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 9 54, 2 0 2 0 कट गया, 1 का मान आ गया 1/4।
54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं बेटा, वही है, गति का प्रथम समीकरण लगा कर सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण जैसा कि आप जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी होता है। v का मान कितना दिया है 100/9, u का मान 0, a का मान निकालना है, t का मान कितना दिया था 600। अब देखिए 0 घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100/9 छोड़ दो तो a गुणे 600 आएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, अब पहले हम इसको लिखेंगे, a गुणे 6 लिखेंगे बराबर 1/9 लिखेंगे। अब a का मान निकालेंगे, 6 में चला जाएगा तो 6 गुणे 9 हो जाएगा। तब यहाँ से a का मान कितना आ गया, 1/6 9 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी की प्रकृति क्या होगी। जैसा कि उत्तर इसमें लिखा हुआ है, समान गति के लिए ग्राफ का स्वरूप एक सरल रेखा में है, जबकि असमान गति के लिए वक्र रेखा में होगा। आइए बच्चों यहाँ ग्राफ को हम समझते हैं। देखिए बेटा, ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समान गति। ठीक है, और इधर लिखेंगे असमान गति। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखिए मेरी बात, ये एक एक्सिस है जिसे हम ये एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक, इसे वाई अक्ष कहेंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, देखिए बेटा, इधर दूरी है, मेरी बात समझिएगा, इधर समय है। ठीक, अगर लाइन सीधी जा रही है ऐसे तो इसका मतलब समान गति है। क्या है, समान गति है। समझ में आया, जैसा कि क्वेश्चन में अभी पढ़ा था। ठीक बेटा, अब जैसे यही एक ग्राफ है और है इधर, ये समय को डिनोट करेगा, इधर ये भी एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अक्ष से हिंदी में कहते हैं। अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, तो इसका मतलब कर्व होने लगा ना, तो ये असमान क्या कहेगा, असमान गति कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में हो गया। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है। तो बच्चों जैसा कि संकेत में दिखाया गया है, यह वस्तु विरामावस्था में है क्योंकि इस वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा। अब आइए यहाँ पर समझते हैं, अब इसमें ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस है, मेरी बात समझिएगा, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये ओरिजिन है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ये दूरी है और यह समय है। और ग्राफ अगर इसके समांतर जा रहा है ऐसे, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है समय बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपका समय भाग रहा है लेकिन दूरी रुकी की रुकी है। तो यहाँ दूरी 0 है, अब आपका दूरी बढ़ नहीं रहा है, दूरी 0 का मतलब वस्तु विरामा में है। वस्तु किस में है, विरामावस्था में है। वस्तु किस में बेटा, विरामावस्था में है। समझ में आया बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि जिसका चाल समय ग्राफ समय के अक्ष, बेटा ध्यान देना, समय के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है। अब मेरी बात समझिएगा बेटा, अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और कुछ ग्राफ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, मेरी बात समझिएगा, और ये वाई अक्ष है। अब देखिए ग्राफ कैसा है, ये चाल, इधर चाल है, इधर समय है। क्वेश्चन में कह रहा है ना चाल समय ग्राफ, ये ओ है। अब देखिए, अब कह रहा है, ये देखिए, अब समय के अक्ष के समांतर है, ये ऐसा है, ये ग्राफ है। अब बताइए इस ग्राफ से हम क्या समझेंगे। अब देखिए यह वस्तु एक समान चाल से है, मतलब चाल समान है, और किंतु त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ वस्तु एक समान चाल से है, एक समान
चाल में हैं, जब एक समान चाल में है, तो जब वस्तु के वेग में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। क्या हो गया? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि देखिए बेटा, ए बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। अच्छा बताओ, इस पॉइंट में मान लो ये 5, इधर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 लिख दे रहे हैं मान लो, तो यहाँ पर भी तो 5 ही होगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तब भी तो 5 है। और समय मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो 20 सेकंड लग गया मान लो, तो 20 लिख दो। जब 5 में 5 घटाएंगे तो कितना आया? 20 में किसी भी, देखो 0 आया, 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? इसका आंसर क्या कह रहा है? यह क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी के बराबर होता है। बेटा वीडियो को रोककर नोट कर लो। आइए बेटा यहाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास समय है और ये दूरी, ये समय को डिनोट कर रहा है, ये वेग को डिनोट कर रहा है लाइन। तो जो वेग को डिनोट कर रहा है वो है वाई एक्सिस, मेरी बात समझिएगा, और जो समय को डिनोट कर रहा है ये है एक्स एक्सिस। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ से चला है, यहाँ से, अब इसके जो नीचे का क्षेत्रफल होगा ना, वो क्या बताएगा? अब मेरी बात समझिएगा, जैसे ये वस्तु यहाँ तक चली है, अब देखो ये शेप बना, देखो 0 O A B C D, तो ये जो भाग है मेरी समझिएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो होगा वो दूरी को बराबर करेगा। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर त्रिभुज है ना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/, देखो पहले लिख दे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाएंगे, का क्षेत्रफल, मेरी बात समझिएगा, प्लस और आयत OACD का क्षेत्रफल, ये लगेगा। तब देखिए, तब दूरी जो होती मेरा एस हो जाता है और क्षेत्रफल होगा 1/2, AC जो है उसका आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा BC और प्लस इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई OD और चौड़ाई CD हो जाएगा। तब ये फार्मूला लगाएंगे दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 16 पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें दिया क्या है? बरम विरामावस्था से चलती है तो ये 0 होगा भाई, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विरामा में है। इतना तो समझ में आ गया, विरामा में। अब आगे देखिए, समय दिया है कितना? समय दिया है 2 मिनट। अब आगे देखिए त्वरण कितना दिया है? ए का मान 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? त्वरण हो गया। अब आगे देखिए बेटा, ज्ञात क्या क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ए नंबर में प्राप्त की गई चाल v का मान ज्ञात करना है, और बी नंबर में क्या ज्ञात करना है? तय की गई दूरी s ज्ञात करना है। ये चाल हो गया और ये दूरी हो गई। अब बच्चों इसको हम ज्ञात करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी सहायता करते रहिए। अभी हम 2 मिनट में ज्ञात करके बताते हैं। सबसे पहले बेटा मेरी बात समझिए, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे हम। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बेटा? v बराबर u प्लस AT, तो v का मान निकल गया, u का मान कितना है? 0, a का मान कितना है? 0.1, और समय 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है, याद रखिए बेटा। तो t का मान अब हम ये लेंगे 120 सेकेंड वाला, तो 120। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 बढ़ा देंगे, मेरी बात समझिएगा। अब हम इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 0 प्लस 12 कम 12, तो v का मान मेरा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये वेग आ गया हमारा। ठीक बच्चों, v का मान कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है इसकी दूरी। तो लगा दो गति की तृतीय समीकरण है, दूसरा समीकरण लगा दो। गति का
द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या होता है बेटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए बेटा s बराबर u का मान 0, t का मान 120 प्लस 1/2, a का मान 0.1 और t का मान 120 का स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर s बराबर, देखो इसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई, 0 गुणा किसी भी नंबर में करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 0.1 गुणे 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणे 12, एक 0 का स्क्वायर 00, पॉइंट हटाएंगे, एक लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। s बराबर क्या होगा, अब इसमें 100, अभी 1440 होगा, 1440/2, अब 2 से भाग दे दो बेटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 0, कितना आ गया 720 मीटर मेरा आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करी होगी। चलो बच्चों, कोई रेलगाड़ी है जिसका प्रारंभिक वेग दिया है 90 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या है, प्रारंभिक वेग है बच्चों, इसको उसमें बदलना पड़ेगा ना मीटर पर सेकंड में, तो 90 किलोमीटर को 1000 मीटर होता भाई किलोमीटर में, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, इसको काटो 0 0 0 0, अब क्या कटेगा, 9 से कटेगा बेटा, 9 से काट दें क्या, काटिए, देखिए 9 दहाम 90 और 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो आंसर आ गया 10/4 भाई, देखो 10/4, 1 0 ये बचा है, 100/4, अब भाग दो इसमें बेटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया, इतना आ गया, ये हो गया प्रारंभिक वेग, 25 आ गया ना प्रारंभिक वेग। अच्छा अब देखिए बेटा, अब ए का मान दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि ये मंदक हो रहा, घट रहा है, तब ये मंदक कहलाता है, जब घटता है तो ये मंदक कहलाता है, मंदन बोल दो, मंदन, ठीक है। अब आगे देखिए, विरामावस्था में आने से पहले, इसका मतलब वो विरामावस्था में जब आएगा तो कितनी दूरी तय करेगी, हमें दूरी बताना है। और 1 मिनट, ये अंतिम वेग होगा ना, अंतिम वेग होगा भाई, जब गाड़ी रुकेगी तभी तो रुकेगी, चली फिर रुकेगी, तो रुकने में आने से पहले कितनी दूरी उसने तय किया। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम मत लगाओ बेटा, गति का द्वितीय समीकरण लगाओ, द्वितीय समीकरण। अब गति का अगर दूसरा समीकरण लगाते हैं तो दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब बताइए बहुत ध्यान से, अब बताइए बहुत ध्यान से, s का मान हमें निकालना है, u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है 25, और t का मान, t का मान पता ही नहीं है, ओ नो t का मान नहीं पता है, अब का हो, पहले टी निकाल लेते आओ, अब अलग से टी निकालते, वरना गति का तृतीय समीकरण लगा तो आ सकता है। एक काम करो बेटा, अब टी निकालना पड़ेगा, अब हमें टी नहीं पता इसलिए मैथ्स मेरा फेल हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ गति का तृतीय समीकरण लगाएं, गति का तृतीय समीकरण, मेरे पास टी नहीं है, अब आइए गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं तो टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2as, बताओ बेटा इसमें कहीं टी है, तो ये जो मेथड है मेरा फेल हो रहा। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते इससे भी, लेकिन हमें प्रथम समीकरण भी यूज करना पड़ेगा, प्रथम समीकरण से टी का मान निकालना पड़ेगा, वो टी का मान इसमें रखेंगे तब आएगा ना। इससे अच्छा हम एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, ये वाला मेथड मेरा फेल होता हुआ, फेल नहीं है, लॉन्ग हो जाएगा इससे। v का मान 0, u का मान 25, 2, a का मान -0.5 और गुणे s, ये s है बेटा हैं। अब देखिए बेटा 0, 25 का स्क्वायर 625, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, 10 मतलब 1.0 गुणे s। अब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा 625, तो मेरा आंसर कितना आ गया 625। बेटा ये 1 में s का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल को पढ़िए। कह रहा बेटा एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। यदि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो बच्चों हमें ए दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है ये, ठीक है, मात्रक से भी पता चल जाएगा। नीचे जा रही है प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद प्रारंभ कर रही है, तो एक काम करो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ कर रही है बेटा, याद रखना प्रारंभिक वेग 0 हो गया। और 3 सेकंड बाद समय कितना दिया है 3 सेकंड, ये समय हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए उसका वेग क्या होगा, v का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क, उसका वेग क्या होगा। अब देखिए बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप। हम ये सोच रहे हैं इसमें गति का प्रथम समीकरण लगा दे, क्या लगा दो, गति का प्रथम समीकरण। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान निकालना है, u का मान 0, a का मान 2, t का मान 3, तो v बराबर 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों हमें ए का मान दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह क्या हो गया त्वरण हो गया। और उसके बाद गति प्रारंभ होती है तो u का मान 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो होगा 0 हो जाएगा। प्रारंभ हो रही है ना बेटा, जब प्रारंभ होगी तो फिर प्रारंभिक वेग 0 ही होगा। समय कितना दिया है 10 सेकेंड दिया ना, 10 सेकेंड बाद समय हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कितनी दूरी ऐसे निकालना है, दूरी पूछ रहा है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप बताइए। अब इसमें बेटा टी दिया ही है, गति का द्वितीय समीकरण लगाओ। चलो गति का द्वितीय समीकरण क्या है बेटा, आइए यहाँ लगाते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u का मान 0, t का मान 10 प्लस, देखो t का मान 10 है ना, 1/2, a का मान 4, देखो a का मान 4 है ना, और t का मान 10, 10 का स्क्वायर, भाई t का मान 10 है। अब सॉल्व करेंगे, 0 का गुणा 10 में करेंगे 10 हो जाएगा, 1/2 गुणे 4 और 10 का स्क्वायर 100 गुणे रहेगा गुणे। अब देखो 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 से मैं काटने जा रहा हूँ, 2 एक कम 2 दूनी 4। अब s बराबर कितना आ जाए 2 गुणे 100 आ गया। अब 100 का जब गुणा करेंगे तो 200 मीटर आएगा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई है, उससे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब मेरी बात समझिएगा, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, यू का मान, ये हो गया प्रारंभिक वेग। अब आगे देखो बेटा, अब देखिए नीचे की ओर त्वरण भी दिया ना, ए का मान देखो दिया गया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की ओर गिरता है। अब तब वो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई होगी ना। देखिए बेटा जो s होगा, मेरी बात समझो, जो ऊंचाई होगा वही दूरी होगा, तो दूरी निकाल लो, वही आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई। और आगे समझिए, अब देखिए जब ऊपर फेंकेंगे तो फिर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, भाई वस्तु कहीं ना कहीं रुकेगा। भाई पत्थर को जब हम ऐसे, देखिए पत्थर को हम फेंक रहे हैं ऊपर, फेंकने के बाद देखो, अब देखिए यहाँ पर u 0 है, अंतिम वेग 0 है यहाँ पर ना, अब यहाँ पर u 5 है। अब भाई ऊपर फेंकोगे तो आप वापस नीचे जो आएगा, अब आने में कितना समय लगा, समय भी बताना हमें, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय भी बताना। लो अब समझिए मेरी बात, ये v 0 हो गया। अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, याद रखना। अब देखिए बेटा, अब हमें समय भी तो निकालना है, t बराबर क्वेश्चन मार्क, समय भी पूछ रहा है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गति का तृतीय समीकरण लगाओ। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का मान 0 है, यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान -10 है और एस निकालना है। मेरी बात समझिएगा। अब देखो बेटा इधर बता दें, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 और -10 दूनी 20, 20s यार आएगा। तो 20s बराबर 25, अब 25 है ये हैं। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो 25/20 आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटें, 5 25, 5 चौक 20, अब भाग देंगे 1.25 मीटर आएगा। ये s आ गया। अब हमें समय निकालना है तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों, v बराबर u प्लस AT। v का मान 0, u का मान 5, a का मान -10, t निकालना है। तो -10 है, देखो -10 इधर आके प्लस, देखिए मेरी बात समझो, प्लस माइनस -10t, ये 10t इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 5/10। भाई 10 में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाग देंगे तो 0.5 सेकेंड आएगा। आप भाग दे के देख लो 1/2 में। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बच्चों अब अगला पार्ट इसका जो NCERT अभ्यास के क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।